नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। आज मैं फिर एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर के उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। इसमें हम सभी कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो PYQ हैं, जो पहले पूछे गए हैं परीक्षा में, है ना। और इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ तथ्यों को सीखेंगे इनसे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और बता दें, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 है ना, 4.0 को ध्यान में रख करके ये चलाई गई है सीरीज। और ये सभी राज्य के TGT PGT के लिए यह उपयोगी है। नेट JRF के लिए भी ये महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट हम सभी घटना चक्र से कर रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं के अंतर्गत जो है हम लोगों ने नाटक को पढ़ा है, हम सभी ने नाटक को पढ़ा है, उपन्यास को पढ़ा है, कहानी को पढ़ा है, कहानी विधा को पढ़ा है हम सभी ने, है ना। रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि विधाओं को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसमें जो हम सभी पढ़ रहे हैं ये रिपोर्टाज पढ़ रहे हैं। रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्नों को हम सभी यहाँ देखेंगे। और इनमें 5 प्रश्नों को हम लोगों ने कर भी लिया था, है ना। जो है 5 प्रश्न हम सभी के कंप्लीट हो गए थे। और अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 6 से हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि इसमें क्या है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक बताना है कि अल्मोड़े का बाजार, ये GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन में है भगवत शरण उपाध्याय, B है रघुवीर सहाय, C है प्रकाश चंद्र गुप्त, D है रांगेय राघव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। क्या होगा? प्रकाश चंद्र गुप्त। करेक्ट आंसर हमारा C होगा। ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 7 है और ये प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचना है। तो ऑप्शन ए है रांगेय राघव, B है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, C है शिवदान सिंह चौहान, D है धर्मवीर भारती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसके तथ्यों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं, हम सभी पढ़ लेते हैं। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्टाज साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की है, सभी परिचित है। रूपाभ पत्रिका में दिसंबर 1938 को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय दिया गया। रांगेय राघव ने सन 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा की। कब? 1942 में। किसने किया? रांगेय राघव जी ने। यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की संख्या, किसके द्वारा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। ठीक है, प्रभाकर जी के द्वारा। वेदों की खोज 1927 नामक रिपोर्टाज को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि ओम प्रकाश सिंघल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। तो किसे माना गया है? लक्ष्मीपुरा को माना गया है। किसे माना गया है? लक्ष्मीपुरा को माना गया है। इनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, है ना। ऑप्शन में जो है इसका जैसे बंगाल का अकाल रिपोर्टाज जो है ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है और प्रकाश चंद्र गुप्त इसमें नहीं है। आगे हम सभी देखते हैं। जो है बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना है। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना
है। ऑप्शन ए है डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी है रांगे राघव, सी है शिवदान सिंह चौहान, डी है उपेंद्र नाथ अश्क। जो 8 नंबर का प्रश्न है तो ये भी क्या है, विवादित ही है ना। इसमें जो है रांगे राघव को माना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था। किसे माना था, विकल्प बी। क्या माना था, रांगे राघव। जबकि ये जो है बंगाल का अकाल, हम सभी देख लेते हैं बंगाल का अकाल। ये देखिए गुप्त जी, प्रकाश चंद्र गुप्त, रिपोर्टाज बंगाल का अकाल, रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। गुप्त जी बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्टाज साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इसमें भी वो गलत ही दिया गया है। आगे देखेंगे, आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो तूफानों के बीच, तो अभी रांगे राघव मिले थे, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ाई से। करेक्ट आंसर इसका होगा बी, रांगे राघव। 1942 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच में, तूफानों के बीच में किसका है, रांगे राघव का है। शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कहाँ, किस पत्रिका में, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, रिपोर्टाज है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्लाट का मोर्चा, बहुत चर्चित जो है प्रसिद्ध रचना है। रिपोर्टाज के लेखक हैं प्लाट का मोर्चा, है ना। प्रश्न संख्या जो है प्लाट का मोर्चा जो है, जो रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताना है। ये 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी माना जाएगा। प्लाट का मोर्चा जो है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ठीक है, और ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, ठीक है, श्रुत अश्रुत पूर्व फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज हैं। आगे हम सभी देखते हैं, धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 में मुक्त वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी। इसी वर्ष भारतीय थल सेना के साथ वे भारत पाक युद्ध के मोर्चे पर भी गए थे। इन दोनों की रोमांचक घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाज को उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया। इसके पहले ये रिपोर्टाज धर्मयुग में प्रकाशित हुए थे। आगे हम सभी देखते हैं, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृत है। तो बताना है किस विधा की है, तो वो रिपोर्टाज की है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जुलूस रुका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन में है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है रांगे राघव, सी है धर्मवीर भारती, डी है विवेकी राय। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विवेकी राय। जुलूस रुका हुआ है, ये किसका है, इसके लेखक विवेकी राय हैं। कौन है, विवेकी राय हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, इनके तथ्यों को पढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य हैं बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये देखिए, है ना, बाढ़ बाढ़ बाढ़। ये रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये पहले ही बताया गया था, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। कुछ रिपोर्टाज हैं, इनके लेखक हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें हम देखते हैं इस तरह से। खून के छींटे, खून के छींटे किस विधा की है, तो रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगर इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो भगवत शरण उपाध्याय हैं। एकलव्य के नोट्स इम्पॉर्टेंट है, पेरिस के नोट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। एकलव्य के नोट्स ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, और पेरिस के नोट ये अगर विधा में पूछा जाए कि कौन सी विधा है तो रिपोर्टाज विधा है, और राम कुमार की है। ये धरती के लिए कैलाश नारद की है। धरती के लिए जो रचना है रिपोर्टाज है किसके, कैलाश नारद की है। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, सती कुमार का है। ये क्या है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, किसका है, सती कुमार का है।
आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन में देखेंगे काशीनाथ सिंह, बी है विवेकी राय, सी है रांगे राघव, डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका आंसर क्या होगा? समझ गए होंगे सभी लोग, है ना। जुलूस रुका हुआ है किसका है? ये विवेकी राय का। किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। किस विधा की है? रिपोर्टाज है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ बाढ़ बाढ़, अभी ये रचना हम सभी को मिली थी, है ना। हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? हिंदी साहित्य की किस विधा की है? तो ये विवेकी राय की रचना है। और अगर पूछा जाए कि विवेकी राय की कोई और रचना, तो जुलूस रुका हुआ है। ये भी जुलूस रुका है, ऐसे करें, जुलूस रुका है। तो ये भी क्या है? किसका है? विवेकी राय का है। और बाढ़ 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 किसका है? विवेकी राय का है। ये किस विधा की है? तो ये है रिपोर्टाज साहित्य की। किस विधा की? रिपोर्टाज। करेक्ट आंसर हमारा डी कहलाएगा, डी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, बी ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, सी जुलूस रुका है विवेकी राय, डी तूफानों के बीच रांगे राघव। तो ये एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का बना हुआ प्रश्न है ये। और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न को हम बड़ी सावधानी पूर्वक देखेंगे और इसमें देखेंगे कि प्रश्न हमारा पूछ क्या रहा है हमसे। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उन्हीं को हमें बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 का इसका जो सुमेलित नहीं है, ऋण जल धन जल, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि सभी परिचित हैं, ये रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ये किसकी है? प्रभाकर माचवे का नहीं है, बल्कि किसकी है? रेणु की है। किसकी है? रेणु जी की है। धर्मवीर भारती ने जो है धारावाहिक रूप से युद्ध यात्रा नामक एक लंबा रिपोर्टाज लिखा था। किसने? धर्मवीर भारती ने। तो युद्ध यात्रा इनकी हो गई। जुलूस रुका है विवेकी राय, अभी हम लोगों ने 2-3 प्रश्नों के माध्यम से इसे देखा, है ना। ये भी रचना जो है मन मस्तिष्क में बैठ गई। तूफानों के बीच, तूफानों के बीच, ये किसका है? रांगे राघव का रिपोर्टाज है। अभी इसको भी हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 हमारा कंप्लीट हो गया। और इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे का ना होकर के ये रेणु जी की रचना है। आगे हम सभी देखते हैं जो प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है उपन्यास। अगला ऑप्शन देखते हैं हम सभी। अगला ऑप्शन है रिपोर्टाज फीचर लेखन, डी है नाटक। तो ये जो है आंसर भी दिख गया सभी को, है ना। रिपोर्टाज और फीचर लेखन, ठीक है। करेक्ट आंसर सी होगा। इनके तथ्य को हम देख लेते हैं। रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन नवीन विधा है। कैसी विधा है? नवीन विधा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आरंभ हुई। अन्य विकल्पों में इससे और सारी विधाएं क्या है? पुरानी हैं। 15 से 20 वर्षों की गद्य विधाएं पूछा गया है, जबकि यह लगभग 70 से 75 वर्ष पुरानी है ना। लेकिन और सब विधाओं से ज़्यादा नवीन विधाएं यही हैं, इसलिए इसी को मान लिया गया है। आगे देखेंगे हम सभी 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सैलानी की डायरी, ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है और ये एनवीएस प्रयोक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सैलानी की डायरी प्रश्न संख्या है 18। किसकी रचना है? तो ये है जो है राजेंद्र अवस्थी की है। किसकी है? राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरव्यू। इसके बाद एक विधा है, क्या है? इंटरव्यू विधा है। इनसे जो प्रश्न बने हैं देख लेते हैं। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, तो ये है नंद कुमार कोहली की। नंद कुमार कोहली की है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इनके महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ। नई धारा पत्रिका ने हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ ही आरंभ कर दिया था, जिसमें नंद कुमार कोहली का जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचवे ने 1938 में जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया था। किसने? प्रभाकर माचवे ने। कब लिया था? 1938 में जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया था, जो जैनेन्द्र के विचार नामक पुस्तक में छपा था। जैनेन्द्र के विचार नामक पुस्तक में छपा था। 1952 ईस्वी में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश कृत मैं इनसे मिला में 18 कवियों, कथाकारों तथा आलोचकों की भेंट वार्ताएं संकलित हैं।
आगे देखते हैं, इनके प्रथम भाग में गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तथा द्वितीय भाग में इंद्र विद्या वाचस्पति, राय कृष्णदास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जैनेन्द्र कुमार एसपाल, दिनेश नंदिनी डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्रभाकर माचवे तथा विष्णु प्रभाकर से ली गई भेंट वार्ताएं प्रस्तुत की गई हैं। अब यात्रा साहित्य देखते हैं। यात्रा साहित्य से प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रा वृत्ति संबंधी कौन सी रचना लिखी है? कि जो भारतेंदु ने सरजू पार की यात्रा, क्या लिखी है भारतेंदु ने? सरजू पार की यात्रा। इंपॉर्टेंट है ये, किसने लिखी है? भारतेंदु ने लिखी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने प्रश्नों को लगभग देखा? आगे हम सभी देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं अगर है तो इसमें। हाँ, भारतेंदु की यात्रा संबंधी रचना सरजू पार की यात्रा और इनकी जो यात्राएं हैं, मेहदावल की यात्रा, हरैया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। किसका किसका है ये सभी? ये सभी है हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु जी का। उनकी यात्रा वृत्त रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 तक के अंकों में प्रकाशित होती रहीं। गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है। गया की यात्रा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। भारतेंदु की यात्रा संबंधी देखते हैं, सरजू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरैया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। ठीक है, ये सभी हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु की। और गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देश विदेश, निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा देश विदेश। देश विदेश ये जो है निर्मल वर्मा का नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निर्मल वर्मा का नहीं है। पैरों में पंख बांधकर ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किन्नर देश में राहुल शंकरत्यायन का है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का है। तो देश विदेश से निर्मल वर्मा का नहीं है, बल्कि किसका है? नवल किशोर जी का है। इसी नाम से 1956 में रामधारी सिंह दिनकर ने भी यात्रा वृत्त लिखी है, जिसमें सौराष्ट्र, कश्मीर तथा यूरोप की यात्राओं के वृतांत एवं अनुभव संकलित है। पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 1954 राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है, जो डायरी शैली में लिखा गया है। किन्नर देश में राहुल शंकरत्यायन का यात्रा वृतांत है, जो 1949 का है। सागर की लहरों पर 1959 रचना में जहाज द्वारा समुद्र यात्रा का विस्तृत वर्णन है, भगवत शरण उपाध्याय ने किया है, जो डायरी शैली में है। आगे जो हमारा प्रश्न बनता है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्त की है ना? तो प्रश्न संख्या जो 3 है, प्रश्न संख्या 3 का जो है पैरों में पंख बांधकर, क्या है? पैरों में पंख बांधकर। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो है 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसी तरह से देखिए प्रश्न कैसे जो है रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? विष्णु प्रभाकर का देखना है हम सभी को। तो ये है ज्योतिपुंज हिमालय। क्या है? ज्योतिपुंज हिमालय। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ज्योतिपुंज हिमालय। विष्णु प्रभाकर की यात्रा ज्योतिपुंज हिमालय है, ये 1982। राह चलते चलते 1985। हिम शिखरों की छाया में 1988। हम सफ़र मिलते रहे 1996। आकाश एक है 1998। संपूर्ण यात्रा वृत्त 1999। ठीक है, अगला देखेंगे, हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भगवान दास वर्मा, बी है कल्याण चंद्र, सी है लोचन प्रसाद पांडे, डी है यशपाल जैन।
डी है यशपाल जैन। तो 5 प्रश्न संख्या 5 का लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा जो है, यात्रा वृत्तांत किसका है? लोचन प्रसाद पांडे का है। हमारी यात्रा किसका है? लोचन प्रसाद पांडे का है। और विष्णु प्रभाकर का ज्योतिपुंज हिमालय। राह चलते चलते हिम शिखरों की छाया में, हिम शिखरों की छाया में, ठीक है। आकाश एक है, हम सफ़र मिलते रहे, संपूर्ण यात्रा वृत्त। ये सभी किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। तो हम लोगों ने आज कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ प्रश्नों को सीखा। 5 प्रश्न हम लोगों ने इसमें किया, किसके अंतर्गत? यात्रा साहित्य के अंतर्गत। और इंटरव्यू से बने प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने रिपोर्टाज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा, है ना। और उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को भी हमने सीखा और कुछ रचनाओं को देखी। तो इस प्रकार से आज की क्लास जो है यही समाप्त करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर हम ये एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली कोई भी सूचना हो, अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए। और एक बात ये विशेष ध्यान रखिए कि ये मत सोचिए कि 4.0 के लिए हम सभी को बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर समय हम लोगों को मिला है तो हमारे पास इतने मैटर हैं, इतने तथ्य हैं कि उनकी अगर हम गहनता से अध्ययन करें तो वो ये जो भी समय मिला है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना समय मिला है ये कम भी नहीं है हम लोगों के लिए। अगर हम सभी इसका सदुपयोग करते हुए अपने एक एक टॉपिक को गहनतापूर्वक लगातार कंटिन्यू अगर अपनी पढ़ाई हम जारी रखें और थोड़ी सी मेहनत कर दें इस बार, तो ये निश्चित है कि हम सभी की एक सीट जो है सुनिश्चित हो जाएगी, हम सभी कर पाएंगे। तो इसी तरह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में निरंतर हम सभी लगे रहेंगे। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रतिदिन हम सभी सीखते रहेंगे। और अपने से भी जो हमारे पास मूल पुस्तक हैं, जो भी नोट्स हैं, हम लोगों ने जो भी पढ़ा है नोट्स कोचिंग से जो भी किया है, अगर नहीं किया है तो कहीं किसी जो है शिक्षक से जिनका समझ है, किसी ऐसे शिक्षक से मैं सलाह देती हूँ कि जिनका पढ़ाया आपको समझ आए, जहाँ से आपको समझ आए मैटर कि हाँ इस सर का पढ़ाया या इन मैम का पढ़ाया हमारे मन मस्तिष्क में बैठ रहा है और हमारा कुछ मैटर तैयार हो रहा है, तो आप वहाँ से जो है कोर्स ले लीजिए और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट का 80 नंबर आता है, सब्जेक्ट पे सबकी कमांड होती है। प्रत्येक प्रतियोगी जो है अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार किए रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसे पढ़ते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ। और जो जीके और जीएस का जो 40 प्रश्न आता है, इस पे बहुत कम फोकस कर पाते हैं, जिसकी वजह है कि जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं बताना चाहूँगी, आप सभी को प्रेरित करना चाहूँगी, एक सलाह देना चाहूँगी कि आप सभी ये जो 40 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप जो है इसकी भी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ इसे ये ना सोचें कि ये 40 नंबर का ही है, हम केवल सब्जेक्ट पर ही ध्यान दें, 80 नंबर पर ही ध्यान दें। क्योंकि कितना भी इजी पेपर होगा, कितना भी अच्छी तैयारी हम सभी की होगी, लेकिन 4 से 5 प्रश्न हम लोगों के गलत ही होने हैं। पेपर कितना भी अच्छा हो, लेकिन सब्जेक्ट में अगर 80 है तो 4-5 तो जल्दबाजी में या आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, जो स्वाभाविक है होना, वो मानव प्रवृत्ति है, वो होना स्वाभाविक है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी जो है केवल एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करेंगे तो हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी आप सभी को सलाह देते हैं कि हम सभी को चाहिए कि जो 40 अंक का जो है, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम सभी टॉपिक को देख करके जो है कहीं ना कहीं से कोचिंग से या कहीं ना कहीं किसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम सभी जुड़ जाएं और इनके तथ्यों को समझें और गहनता से समझें कि हमें कमी क्या रह गई है, क्यों हमारा सिलेक्शन रुकता है, हमें कौन सा टॉपिक हम सभी का तैयार नहीं है, उसे देख करके और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, अपने आप को निखारें, है ना। अपने जीवन को अगर उज्जवल बनाना है, अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो सभी को हमारी तरफ से शुभकामना। सभी लोग मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। सीखने की सिखाने की प्रक्रिया में हम फिर एक नई प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होंगे आप सबके समक्ष। और
तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।